अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर इन सेल लेक्चर सीरीज दैट इज़ न्यूक्लियस। आज के लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोजिशन, फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर इसको डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमने पढ़ी सेल वॉल, फिर इसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होता है, सेल सेल के मिड में होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को जब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा सा मास नज़र आता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस किस लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक में इसको कहते हैं कैरियन। कैरियन मीन्स कोकोनट से ये निकला हुआ है, KARYON, कैरियन। कैरियन कहते हैं ये जो नट का जो सख्त सा शेल होता है हार्ट शेप का, उसको कैरियन कहते हैं। इट्स मीन सेंट्रल कमांडर होता है, जो कि सेंटर में बैठ के कमांड कर रहा होता है। अब एक सेल में मौजूद एक बॉस होता है, हेड होता है, या हार्ट बोला जाए, जो बेसिक फंक्शन कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनेली है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है और इसका फंक्शन होता है DNA रेप्लिकेशन में ये हेल्पफुल होता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन दोनों के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। DNA प्रोडक्शन एक तरह की न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। सारे एक्शंस को, कमांड्स को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। अब अगर न्यूक्लियस की सबसे आउटर कवरिंग की बात की जाए, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, जिनको ग्रीन सर्कल से प्रेजेंट किया हुआ है। इन सर्कल्स या इन पोर्स का क्या काम होता है, इनको कहते हैं ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हर मटेरियल को जिसने न्यूक्लियस के अंदर जाना है और न्यूक्लियस से बाहर आना है, इन दोनों मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए न्यूक्लियर पोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। अगर अंदर आ जाए न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, जैसे सेल के लिक्विड सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म कहा था, इसी तरह न्यूक्लियस का जो लिक्विड या जेल लाइक सब्सटेंस है, जो फ्लोटिंग या मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेंटर का जो हार्ड सा पार्ट होगा, जिसको ब्राउनिश या डार्क ब्लैकिश कलर का होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को सराउंड किया हुआ होता है एक क्लस्टर ऑफ थ्रेड्स का, या धागों के क्लस्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन थोड़े से खुलते हैं तो वो स्ट्रक्चर बना देते हैं क्रोमोसोम्स के। न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर में नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियर पोर, नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 4 सेंटर पार्ट न्यूक्लियोलस, नंबर 6 क्रोमैटिन, जिसने आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाने हैं। अब आते हैं सबसे आउटर लेयर पे, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, AKA मीन्स आल्सो नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये इन्वेलप कर रहा है, एक मेम्ब्रेन में सराउंड कर रहा है। अब याद रखने वाली ये बात है कि न्यूक्लियस डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसके पास दो तरह की मेम्ब्रेन होती है और दोनों की कंपोजिशन सेम लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई थी? प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर से। इन दो चीज़ों से मिलके बनती है न्यूक्लियस की डबल आउटर मेम्ब्रेन। पहली मेम्ब्रेन जहाँ पे पोर्स होते हैं, फिर इसके पास एक कोर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्यों होती है? कि दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करे, और पोर्स को, ये ऐसे पोर बना हुआ होता है,
एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर से गुजरती है, एक मेम्ब्रेन इसके नीचे से। इस पोर से मटेरियल ने अंदर भी जाना होता है, बाहर भी जाना होता है। तो अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा ना हो तो यहाँ पे जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसका काम क्या होता है, ये तो मेम्ब्रेन का हो गया। मेम्ब्रेन के पास पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। न्यूक्लियर पोर के ऊपर एक इसका गार्ड होता है, इसको सराउंड किया हुआ होता है एक केमिकल सब्सटेंस से। इस पोर के ऊपर केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं परमिएसिस। परमिएसिस का क्या काम होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है और दोबारा से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है। कब, आरएनए जब बनता है न्यूक्लियस के अंदर तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, साइटोप्लाज्म तक लाना पड़ता है। साइटोप्लाज्म में मौजूद सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन्स हैं, अगर उनको अंदर ले जाना होता है तो यही गार्डेड पार्टिकल्स इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं न्यूक्लियर पोर को और दोबारा ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में ले आते हैं। ये हो गया न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर के बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सेम लाइक एज साइटोप्लाज्म इन सेल, वही सेम फंक्शन होंगे जो जो साइटोप्लाज्म के थे। मीडियम प्रोवाइड कर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रन करता है और शेप को मेंटेन रखता है। इसके अंदर सारे मटेरियल जो भी हैं जैसे क्रोमेटिन है, एक न्यूक्लियोलस है, वो अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन बताया था जो लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है। यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स चेन्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स चेन में हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और वाटर होता है। इसमें भी 90% वाटर होता है जैसे साइटोप्लाज्म में था, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी 90% वाटर है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। डीएनए कहाँ से आता है, क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ पे, इन क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन आगे चल के बनाएंगे, इन क्रोमैटिन से बनेंगे क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स से, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें होते हैं 40% प्रोटीन्स और 60% इसमें होता है डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है यहाँ पे। फिर ये डीएनए जब बन जाता है, इस डीएनए का काम होता है इसमें फर्दर प्रोटीन्स बनाने होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में नीड होती है। तो ये जो प्रोटीन्स की लॉन्ग चेन बनती है, इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कोलाइडल नेचर का होता है और कोलाइडल भी कॉम्प्लेक्स टाइप का। इसके अलावा ये तो हो गई न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन। इसके बाद चलते हैं इसके सेंटर पार्ट पे, न्यूक्लियोलस जो था। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, थिक सा मटेरियल होता है और इसके पास ये आर NOR बनाता है। NOR क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियोलस का वो पार्ट जो क्रोमेटिन के साथ अटैच होता है, इनके दरमियान का जो रीजन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है उसे बोलेंगे वो NOR यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बनाता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस हमें हर वक्त नज़र आएगा जब सेल नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये न्यूक्लियस के बीच में एक सख्त सा हिस्सा नज़र आता रहेगा। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग फेज़ में एंटर हो जाएगा तो न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, क्रोमेटिन गायब होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लॉन्ग थ्रेड के जो क्लस्टर्स होंगे वो खुल के एक 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 ऐसे क्रोमोसोम्स बनते जाएंगे। तो ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है और जब नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है तो ये इसमें विजिबल होता है। न्यूक्लियोलस कैन ओनली बी विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग फेज़ और इन डिवाइडिंग फेज़ इट इज़ इनविजिबल, इट बिकम इनविजिबल। इसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, न्यूक्लियोलस किन चीज़ों से बना हुआ है, वही प्रोटीन है, डीएनए और आरएनए। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होती हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है जो कि 85% है, उससे कम आरएनए है क्योंकि बेसिक आरएनए की फैक्ट्री होती है न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन जब मैसेंजर आरएनए इसके पास आएगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में हम ये डिटेल में देखेंगे।
15% RNA होगा और 5% इसमें मौजूद होगा DNA। ये तो हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाहर जो नज़र आ रहे हैं ये है क्रोमैटिन, जिसने आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाना होता है, उसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी उस न्यूक्लियस के उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में मौजूद होगा क्या? क्रोमैटिन। इसके अलावा इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में डीएनए, और डीएनए हमें पता है जेनेटिक कोडिंग इसके पास होती है, और तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी 60% डीएनए के पास होगी। इसके अलावा ये कंसिडर किया जाता है कि क्रोमोसोम्स कब नजर आएगा? ड्यूरिंग डिवीजन फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज में क्रोमोसोम्स नॉन विजिबल होते हैं, कब नज़र आएंगे? सिर्फ डिवाइडिंग फेज में। और अब क्रोमैटिन कब बनेगा? यही क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम्स, तीसरे क्रोमोसोम, ये सब आपस में जुड़ जाती हैं क्रोमोसोम्स और एक थ्रेड लाइक के क्लस्टर्स बना देती हैं। और इसके अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और नॉन हिस्टोन यानी एसिडिक प्रोटीन्स होंगे। इसके अलावा इसमें इसी क्रोमोसोम्स में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ये सब मिलके क्रोमैटिन बनाते हैं। ये तो तमाम बातें थी न्यूक्लियस से रिलेटेड। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई, इसको डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑर्किड प्लांट्स, ऑर्किड के सेल्स लिए थे, उसके अंदर इसने देखा था कि कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक मतलब ब्रिक की तरह के स्ट्रक्चर सेल्स में नज़र आ रहे हैं और उसके मिड में कोई मास सा पड़ा हुआ है। तो उसने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको नाम दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और इसको नाम दिया था कि ये के सेंट्रल कमांडर है, इसको कैरियन का नाम दिया था। ग्रीक में कैरियन कहते हैं सेंट्रल कमांडर को, या नट के जो सेंटर सख्त पार्ट होता है उसे कहते हैं, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। तो ये सब बातें कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड थी जो आपकी बुक में है फर्स्ट ईयर की। इसके अलावा बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट बातें रहती हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता है। इन दोनों प्रोसेस से होता क्या है? डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन, जो कि एक सेंट्रल डॉगमा है, जो कि किसको पूरी दुनिया में माना जाता है। क्या होता है? ये सारे इम्पॉर्टेंट काम न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझना ज़रूरी है, क्रोमोसोम्स का समझना ज़रूरी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस के टॉपिक में नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिससे एक आरएनए से डीएनए बनता है। इस सेंट्रल डॉगमा कहते हैं डीएनए ने ओपन अप हुआ, आरएनए बनाया, आरएनए मैसेज लेके जाएगा, कोडिंग करेगा। डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं। इन सब के अलग अलग काम होते हैं। जब मैसेंजर आरएनए एक मैसेज, एक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कि आप बॉडी में इस टाइप की प्रोटीन की ज़रूरत और ये प्रोटीन प्रोड्यूस की जाए, तो न्यूक्लियस इसके इस मैसेज को कॉपी करेगा, उसको फॉलो करेगा और उस टाइप की प्रोटीन को जनरेट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस को कहते हैं, ये जो फर्स्ट 2 प्रोसेस होंगे इसको बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलेंगे। इन सब प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन थोड़े प्रोसेसेस को देखेंगे और फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज की तरफ, जो कि न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें स्मूथ आता है, रफ आता है। फिर उनके फंक्शंस, कंपोजिशन, लोकेशन, प्रेजेंस, अमाउंट, कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी हर कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।